हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। वेक्टर नाम का चैप्टर जो है कई बार आप लोगों ने पढ़ा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि ये छोटा है और इस पर एक क्वेश्चन हमेशा आता है। लंबा सा इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ो, कूलम्स लॉ, गॉस लॉ वगैरह, कुल मिला के एक या दो क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो अगर अपन टाइम बेनिफिट के हिसाब से देखें तो वेक्टर पढ़ना फ़ायदेमंद होगा। तो वेक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, ये क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तीन टाइप की होती हैं: स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एंड टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन आता है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमने ली थी उसमें से 6 तो यहाँ पर आ रही हैं, टोटल 7 थी: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और 7वीं थी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वो टेंसर फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल में जाएगी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडला। अब करंट को स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहा, क्यों? क्योंकि ये करंट डेंसिटी वेक्टर जे और एरिया वेक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर जे डॉट ए करते हैं तब करंट आती है, और डॉट प्रोडक्ट के रूप में करंट डिफाइंड है। इसका मतलब करंट क्या हुआ? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हुआ। इसके अलावा वर्क, पावर, एनर्जी, प्रेशर, ध्यान रखना प्रेशर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट है फ्लक्स। इट मे हैव डायरेक्शन, देखो करंट के पास डायरेक्शन होती है तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मे हैव डायरेक्शन। पर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होगी? क्वांटिटीज विच ओबे रूल्स ऑफ स्केलर एडिशन, दैट इज सिंपल एल्जेब्राइक एडिशन, आर कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो करंट के केस में मान लो 2 एम्पियर करंट इधर से आ रही है, 3 एम्पियर करंट इधर से आ रही है, तो इधर कितनी जाएगी? 5 एम्पियर करंट। ना ये 4 हो सकती है, ना ये 1 हो सकती है, 5 होगी। तो इस 2 एम्पियर की डायरेक्शन को अगर अपन चेंज भी कर दें, ऐसे लेकर आ जाएं, ऐसे ना लाएं, तो भी आंसर वही रहेगा। तो इसकी डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पर ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, हमने करंट बोला, इसकी डायरेक्शन तो है, तो इट मे हैव डायरेक्शन बट इट इज़ फॉलोइंग रूल ऑफ सिंपल एल्जेब्राइक एडिशन। 2 + 3 = 5, 5 - 3 = 2, इसलिए ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल बताओ। एरिया वेक्टर होता है। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी I/A वेक्टर होता है, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो करंट फ्लो की डायरेक्शन होती है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे एग्जाम्पल हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के। ये 2 ध्यान रखना, दे मस्ट हैव डायरेक्शन। वेक्टर मस्ट हैव डायरेक्शन। व्हाट अबाउट टेंसर? टेंसर का एग्जाम्पल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टेंसर जानना क्यों जरूरी? क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे कोर्स में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारे कोर्स में नहीं है। स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑल टाइप ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस हो, चाहे बल्क मॉडुलस हो, चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टेंसर फिजिकल क्वांटिटी में आएगा। देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी कितना है, तो आप बोलोगे सर अबाउट विच एक्सिस? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। अब इनके टेंसर फिजिकल क्वांटिटी के डेफिनेशन के रूप में अपन बोले हैं तो बोलेंगे टेंसर फिजिकल क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच नाइदर ओबे रूल्स ऑफ स्केलर एडिशन नॉर वेक्टर एडिशन, दे हैव सेपरेट रूल ऑफ एडिशन। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अपन ने पढ़ा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम टू ऐड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? विच ओबे रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन क्या होता है? रूल क्या होता है वेक्टर एडिशन का? तो वही तो अपने को पढ़ना है। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। इस तरह से कुछ एडिशन के रूल अपन ने बना रखे हैं। उन रूल को जो फॉलो करके ऐड किया जा सके, सब्ट्रैक्ट किया जा सके, वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो ये तो मैंने आपको बताया एक एग्जाम्पल। अब देखिए ये फाइनल रिवीजन है, इसमें फटाफट काम की चीज़ बताना है। ये सारे डिटेल तो आपके पास में कॉपी में कहीं कहीं लिखे हुए होंगे, नहीं तो किसी गाइड के पन्ने पलटना, तो उसमें आपको 2 पन्ने में सारी थ्योरी मिल जाएगी।
तो मैं ज़्यादा थ्योरी के चक्कर में नहीं पड़ रहा कि साहब मेरे लेक्चर जो है ना पूरा उसमें कंटेंट होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए कि मिनिमम टाइम में मैं इसको कवर करना चाहता हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दो, बाकी छोटी मोटी चीज़ तो हमको आती है भैया, 2 साल से हम पढ़ रहे हैं। सही बात है, 2 साल से आप पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करता हूँ। तो मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। कैसे डिफाइन होता है? इफ़ ए पार्टिकल इज मूविंग सपोज ऑन दिस सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r एंड इट रीचेस b फ्रॉम a, तो ये कितना शिफ्ट हो गया a से b, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए वेक्टर हुज टेल कोइंसाइड्स विथ इनिशियल पोजीशन एंड हेड विथ फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो आप देखिए जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है एक्चुअल पाथ लेंथ, ये डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है। पर अगर ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर ही जाता तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता। अगर मैं इसमें टाइम टेकन से डिवाइड कर दूं तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है ओवरऑल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो चूंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड है वो हमेशा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी। यहाँ पर एवरेज स्पीड अगर निकालेंगे तो कितनी आएगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेमी सर्कुलर पाथ पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट का कितना मैग्नीट्यूड है? डायमीटर के बराबर, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे पहुँच गया वो। तो पाई आर बड़ा 2r से, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14159 टाइप से। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? एंगल बिटवीन टू वेक्टर is smaller of the angles between two vectors when they are placed either tail to tail or head over head by shifting one of the vectors parallel to itself if needed। अगर वो पहले से टेल टू टेल रखें तो बहुत बढ़िया बात है, टेल टू टेल नहीं रखे हो तो आप पैरेलली शिफ्ट करके उनको टेल टू टेल सेट कर लेना। तो साहब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो एक वेक्टर यहाँ है, एक वेक्टर यहाँ है, ये A है, ये B है, तो B को इसके पैरेलल शिफ्ट करो, B को B के पैरेलल शिफ्ट करो, टेल टू टेल जमा दो, तो 2 एंगल आपको दिखेंगे। तो ये हमारा एंगल हो जाएगा स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो इसको भूल जाओ, बड़े वाले को भूल जाओ, छोटा वाला। तो थीटा जो है ना एंगल बिटवीन टू वेक्टर बाय डेफिनेशन इट इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू पाई। 0 से पाई हो सकता है, ये 0 हो जाएगा, ये एंगल 270 नहीं 90 डिग्री कहलाएगा, और एंगल बढ़ाते जाओगे तो ये एंगल 180 डिग्री या पाई रेडियन हो जाएगा। अब हेड ओवर हेड रखने की बात करें तो इसको अगर पैरेलली शिफ्ट करके अपन यहाँ लेके आते वेक्टर बी को, तो भी अपने को 2 एंगल दिखते, एक ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला। बड़े वाले को छोड़ो, छोटा वाला देखो, तो ये अल्टरनेट एंगल हैं। तो चाहे हेड ओवर हेड रख लो, चाहे टेल ओवर टेल रख लो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर से डिफाइन हो गया। तो इस पर एक क्वेश्चन देखो कि एक ट्रायंगल है हमारा जाना पहचाना, जिसकी साइड लेंथ है 3, 4 एंड 5। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करता है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ABC। वेक्टर AB क्या होगा? वेक्टर AB का मतलब A पे टेल B पे हेड, BC का मतलब B पे टेल C पे हेड, और फिर इसी प्रकार से ये CA। आपसे कहा फाइंड एंगल बिटवीन
वेक्टर ए बी एंड सी ए कैसे निकालोगे? तो देखो अभी ये हेड ओवर हेड या टेल ओवर टेल तो नहीं है, एक ये वेक्टर पकड़ा अपन ने, एक ये वेक्टर पकड़ा अपन ने, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो आप इसको सी ए को इसके पैरेलली आगे बढ़ा दो, तो अब ये टेल टू टेल हो गए, ये ए बी की डायरेक्शन है, ये सी ए की डायरेक्शन है, इन दो डायरेक्शन के बीच में एंगल बताना है। तो ये हमारा आंसर है। अब इस ट्रायंगल में 3, 4, 5 के ट्रायंगल में ये एंगल कितना होता है? 53 डिग्री। तो ये कितना होगा? 180 माइनस 53, 180 माइनस 53, 127 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या होगा? 127 डिग्री। बात खत्म। अगर वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 होता है तो उनको क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर या लाइक वेक्टर। और अपोजिटली डायरेक्टेड हो तो क्या बोलते हैं उनको? एंटी पैरेलल वेक्टर। तो देखो कोलिनियर वेक्टर किसको कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर का मतलब होगा कि थीटा या तो 0 है या 180 डिग्री है। 0 डिग्री अगर है तो उसको पैरेलल या लाइक वेक्टर्स कहते हैं, और 180 डिग्री है तो उसको एंटी पैरेलल या अनलाइक वेक्टर कहते हैं। ये 0 वाला ऐसा हो जाएगा, डायरेक्शन दोनों का सेम, और अनलाइक मतलब एंटी पैरेलल, तो एक ईस्ट में है तो एक वेस्ट में, ऐसा हो जाएगा। ये कोलिनियर वेक्टर हो गए। इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर लाइक वेक्टर्स होते हैं, लेकिन इक्वल जब वर्ड यूज़ किया अपन ने तो इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट होना चाहिए कि दे मस्ट रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम, देयर डायरेक्शंस आर आल्सो सेम। तो इक्वल वेक्टर लाइक वेक्टर का एक एग्जाम्पल है, जैसे कि ये वेलोसिटी है v1, ये वेलोसिटी है v2, तो v1 इक्वल टू v2 इक्वल वेक्टर कब होंगे? जब सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हों। भाई वेलोसिटी कैन बी इक्वेटेड विथ वेलोसिटी नॉट फोर्स और एक्सेलरेशन। उनकी मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो, और डायरेक्शन क्या हो? वो भी सेम हो, तो ये इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर या अपोजिट वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर या अपोजिट ऑफ ए वेक्टर, इसका मतलब क्या होगा कि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, और सेम फिजिकल क्वांटिटी को वो रिप्रेजेंट करते हो। नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर मतलब जैसे एक वेलोसिटी इधर है v1 और एक वेलोसिटी इधर है v2, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है पर मैग्नीट्यूड सेम है, तो v1 इज इक्वल टू माइनस v2 ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये नेगेटिव वेक्टर हो गए। तो ये अनलाइक वेक्टर का एग्जांपल है। अनलाइक वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर में एक जैसे फोर्स है तो दूसरा वेलोसिटी ऐसा हो सकता है कि भाई जा रहा था ईस्टवर्ड, हवा का फोर्स लग रहा है वेस्टवर्ड, तो अनलाइक वेक्टर्स हैं ये, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। इसी प्रकार से लाइक में जिधर जा रहा था उधर ही हवा का फोर्स लग रहा था, तो ये लाइक वेक्टर्स हैं। लेकिन इक्वल वेक्टर जब आप वर्ड यूज़ करोगे या अपोजिट वेक्टर जब आप वर्ड यूज़ करोगे तो सेम फिजिकल क्वांटिटी भी रिप्रेजेंट करना चाहिए उनने, तभी तो अपन इनको इक्वेट कर पाएंगे इस प्रकार से। ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी इक्वेटेड इज वन अनदर, कैन बी एडेड टुगेदर, कैन बी सब्ट्रैक्टेड। देखो इक्वल वेक्टर में इस अगले स्टेप में v2 को उधर ले जाएं तो v1 माइनस v2 क्या हो जाएगा? नल वेक्टर। और यहाँ v1 प्लस v2 क्या हो जाएगा? नल वेक्टर। तो ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर, देयरफॉर दिस मस्ट रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। चलो ये भी एलिमेंट्री बात है। अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन in unit vector form when coordinates of initial position या tail and final position या head are given। कहा कि एक पार्टिकल इस पॉइंट 1, 2, 3 मीटर से 2, 4, 5 मीटर तक
इस प्रकार से डिस्प्लेस हुआ और ये इनिशियल पोजीशन A और फाइनल पोजीशन B है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हुआ। तो A पर है टेल और B पर है हेड, हेड के नीचे B लिखा है अपन ने। इसको कैसे लिखेंगे, तो ये होता है x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। x2 माइनस x1 i कैप ये 2 है B वाला, प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप मीटर, जहाँ के i कैप j कैप k कैप क्या है, पॉजिटिव x y z डायरेक्शन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर्स हैं। अब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड इसका यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ कितनी है वेक्टर की, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, मान लो वेक्टर a है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, तो कैसे लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो कितना आ गया मैग्नीट्यूड 9 का अंडर रूट 3 मीटर, ऐसे इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर दो वेक्टर दिए हों इस प्रकार से आई कैप जे कैप लगा के यूनिट वेक्टर फॉर्म में, तो उनको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, और इसको लिया 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब अपने को a प्लस बी निकालना है, तो क्या करते हैं, आई कैप वाले जोड़ दो, तो ये जाएगा 5 आई कैप, इन दोनों को ऐड किया तो प्लस जे कैप, इन दोनों को ऐड किया तो कैंसिल आउट, नल वेक्टर हो गया। अच्छा, a में से b को सब्ट्रैक्ट करना हो तब क्या करेंगे, माइनस आई कैप सब्ट्रैक्ट करो प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। इस तरीके से एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये भी बात ठीक है। अब अगर मैंने कहा कि साहब a तो आपको पता है, एक वेक्टर निकालो c जो कि है 2 टाइम्स वेक्टर a, तो क्या करोगे, तो इसका मतलब ये होगा कि c का मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड से डबल है और डायरेक्शन उन दोनों की सेम है, खाली मैग्नीट्यूड डबल हो गया है। तो अपन इसको ऐसा 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो एक वेक्टर है c जो कि k टाइम्स है वेक्टर a, तो इसका मतलब होगा कि c का मैग्नीट्यूड मॉड k टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a है। मॉड क्यों लगाया, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। मान लो मुझे अगर एक वेक्टर निकालना होता d इज इक्वल टू -2 a कैप, तो क्या करता, -2 से मल्टीप्लाई करता, इसमें क्या है कि d की डायरेक्शन a की डायरेक्शन के अपोजिट है तथा d की मैग्नीट्यूड a की मैग्नीट्यूड से डबल है। अगर a इधर है तो d इसका डबल इधर है, तो d का मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड से कितना है 2 टाइम्स। तो d का मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड से 2 टाइम्स है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो अपन ने ये -2 जो अपन ने k से मल्टीप्लाई किया ना, इसका मॉड लगा लिया। तो मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ये बात ध्यान रखना। फिर ग्राफिकल मेथड को अपन बाद में लेते हैं, ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल। अभी जो काम की चीज़ है आई कैप जे कैप के कैप में यूनिट वेक्टर फॉर्म में, उसी में क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। डॉट प्रोडक्ट की बात करूँ
तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने एडिशन बता दिया, सब्ट्रैक्शन बता दिया, अब मैं मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ। दो प्रकार के होते हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी इज डिफाइंड एज ए बी कॉस थीटा। तो अगर ए है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और B है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, तो A डॉट B कितना होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। देखो आई कैप डॉट आई कैप करोगे ना तो वो 1 आता है, 1 cos 0 कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार से जे कैप डॉट जे कैप भी 1 आएगा, लेकिन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हों जैसे आई कैप डॉट जे कैप तो ये हो जाएगा 1 cos 90। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0। तो ये बात ध्यान रखते हुए डॉट प्रोडक्ट अपन ने निकाला, तो जैसे मैं यहाँ पर ए डॉट बी निकालूँ, अगर ए और बी दे रखा है तो कितना आएगा, 3 2 6 -2 -4 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी 0 है, अर्थात ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं ए और बी। तो मैंने आपको एडिशन करना बता दिया, सब्ट्रैक्शन बता दिया, मल्टीप्लिकेशन बता दिया। डॉट प्रोडक्ट जनरली डॉट प्रोडक्ट ही आता है, क्रॉस प्रोडक्ट की यूटिलिटी कम होती है। पर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो भी देख लो। फिर अपन जनरल बात करते हैं वेक्टर वेक्टर ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, इन सब की बात करेंगे बाद में। अभी पहले अपन काम की बात करें, जो एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट, कई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जैसे कि टॉर्क आर क्रॉस एफ, पोजीशन वेक्टर क्रॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस रेडियस वेक्टर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस प्रोडक्ट आर के साथ। तो ये ध्यान रखना, इसमें आर पहले आता है, इसमें आर बाद में आता है, ठीक। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अगर A इक्वल टू वैक्टर A इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप ऐसा है, और B वेक्टर क्या है, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो A क्रॉस B निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो होता है ए बी साइन थीटा, जहाँ कि थीटा ए और बी के बीच में एंगल है, और डायरेक्शन दी जाती है एन कैप से कि रोटेट फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ऐसे रोटेट करो, एंड कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देन थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो इट इज़ कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड। तो ये ऐसा ए क्रॉस बी कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, A इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और B मतलब 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, और उसका मुझे निकालना है डॉट प्रोडक्ट। जैसे मान लो ये रेडियस वेक्टर A ऐसा है दिया हुआ, चलो ऐसे लिख लेते हैं अपन कि A और B नहीं, अब हमको तो जो है ना टॉर्क निकाल के बताना है। तो ठीक है, रेडियस वेक्टर बताओ क्या है और फोर्स वेक्टर क्या है। मतलब यहाँ पर इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक बॉडी है जिस पर फोर्स ऐसा लग रहा है, और ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है इसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का ये पोजीशन वेक्टर है। तो आर क्रॉस एफ क्या देगा, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। तो ये कैसे लिखेंगे अपन, तो अपन पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, फिर पहला वाला वेक्टर कौन सा है, आर, तो 2 -2 और 2 उसके कोफिशिएंट विद साइन लिखना, और फिर फोर्स 3 4 -5। इसको एक्सपांड करेंगे तो आई कैप का कुछ मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट आएगा,
फिर माइनस जे कैप का कुछ आएगा और फिर प्लस के कैप का कुछ आएगा। ये ध्यान रखना, आई कैप वाला पॉजिटिव, जे कैप वाला नेगेटिव और के कैप वाला पॉजिटिव लेना है। अब आई कैप वाला कैसे लेंगे, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ के इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। -2 इंटू -5 कितना हुआ 10, -4 2 8। माइनस जे कैप का क्या होगा 2 इंटू -5, ये वाला कॉलम छोड़ दो, 2 इंटू -5 -10, -3 2 6, प्लस के कैप में क्या आएगा 2 4 8, माइनस माइनस प्लस 6। बस या जो भी आ जाए वो आंसर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी 2i कैप प्लस 16 जे कैप प्लस 14 के कैप। अब ये अगर मीटर में दिया है और ये अगर न्यूटन में दिया है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की बात हो गई। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, क्या करोगे, यूनिट वेक्टर फॉर्म में दिए दोनों वेक्टर, क्या करोगे। देखो मैं बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं पढ़ा रहा, आपने सब पढ़ रखा, मैं तो खाली ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ आपको, ऐसे मान के चलो। ये कोई क्लास नहीं चल रही, क्लास 11th नहीं है ये। अब आप जा रहे हो, टाटा कर रहा हूँ मैं, ऑल दी बेस्ट कह रहा हूँ, साथ में कुछ कुछ बातें कर रहा हूँ कि यार अगर दो वेक्टर दिए हों ए और बी, और जैसे कि ए वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप, और ये है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस, इसको भी 3 लूँगा, नहीं कुछ और ले लो 8k कैप। तो इनके बीच में एंगल निकाल के बताओ, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या करोगे, तो साहब देखो एंगल की जब भी बात आएगी तो डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो cos थीटा कितना आएगा, a डॉट बी अपॉन ए बी। तो a डॉट बी कितना आएगा 3 2 6 प्लस 4 2 8 प्लस 24 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a √4 + 4 + 9, और यहाँ से √9 + 16 + 64। बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाई √17, और यहाँ से √25 ऐड करेंगे ना तो 89, ऐसा। तो ये हो जाएगा cos थीटा। तो थीटा को कैसे लिख देंगे, cos इनवर्स, ये जो भी लिखा हुआ है ये यहाँ लिख देंगे, इस तरह से एंगल आ जाएगा। अच्छा, अगर cos इनवर्स आपको पता हो तो साइन इनवर्स में निकाल सकते हो एंगल। जैसे मान लो कि मैंने कहा cos इनवर्स 3/4 है एंगल, तो इसको मैं साइन इनवर्स के रूप में लिखना चाहता हूँ, tan इनवर्स के रूप में लिखना चाहता हूँ। कैसे लिखेंगे, तो ये थीटा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ऐसा होता है। तो ये परपेंडिकुलर कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से √4² - 3² मतलब √7। तो अगर मैं साइन थीटा देखूँ, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये √7/4 ऐसा आएगा। तो साइन थीटा √7/4 है, तो थीटा साइन इनवर्स √7/4 हो जाएगा। और टेन थीटा क्या होगा √7/3, तो √7/3 क्या है टेन थीटा, तो थीटा क्या होगा टेन इनवर्स √7/3, ऐसे कर लेना। और इस पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखो, ए अगर दिया हो
कुछ 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और बी दिया हो लेमडा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बोला कि ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो बताओ लेमडा कितना होगा। तो क्या करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देना। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी निकालोगे तो कितना आएगा, 2 लेमडा, यहाँ से -6 और यहाँ से -12, ये जीरो है, तो लेमडा कितना है, 9 हो जाएगा। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने पर इस प्रकार से डॉट प्रोडक्ट जीरो करना। कभी भी दो वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अब थोड़ी सी ग्राफिकल मेथड की बात कर लेता हूं मैं, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन दो वेक्टर को ऐड करने की ग्राफिकल मेथड है। पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करने की ग्राफिकल मेथड है। मतलब ग्राफ पेपर पे आपको वेक्टर बनाना पड़ेगा सही में, जो लेंथ ऑफ वेक्टर है वो इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी टू ए सुटेबल स्केल, और डायरेक्शन भी जो है वो दी रहेगी, तो उसी डायरेक्शन में आपको बनाना होगा। तो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि if two vectors to be added are represented in magnitude and direction by two successive sides of a triangle taken in order, that is tail of next on head of previous, then their vector sum is represented in magnitude and direction by third side of the triangle taken in opposite order, that is head over head। तो ये a प्लस बी हो जाएगा। वैसे सोचने वाली बात है ना कि एक आदमी यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ गया, तो दो डिस्प्लेसमेंट हुए a और b, बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो भाई वो a से चलकर फाइनली b पर पहुँच गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ, ए बी वैक्टर, वो कितना होगा, तो ये a प्लस बी ऐसा आ जाएगा। ये जो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है ये इन दोनों का सम है, तो ये वेक्टर सम, इन दोनों का वेक्टर सम इस वाली साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन की जब बात करेंगे तो पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में दो से अधिक वेक्टर अगर हों उनका सम करने की बात है। जैसे कि एक डिस्प्लेसमेंट ये है, एक डिस्प्लेसमेंट दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो बताओ ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो वो फाइनल टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये इसका नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, वेक्टर सम आ जाएगा किसका, S1, S2, S3 और S4, इनका वेक्टर सम उस लास्ट साइड से दिखाया जाएगा। तो अगर मुझे 4 वेक्टर ऐड करना है तो मुझे 5 साइडेड पॉलीगॉन चाहिए होगा। अगर मुझे 2 वेक्टर का सम करना है तो मुझे 3 साइडेड पॉलीगॉन चाहिए था। तो मैं कहूँगा कि n वेक्टर का सम करना हो तो n+1 साइडेड पॉलीगॉन चाहिए होगा। तो हम क्या कहेंगे कि इफ n वेक्टर्स टू बी एडेड आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय n सक्सेसिव साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ साइड्स n+1 टेकन इन ऑर्डर, दैट इज टेल ऑफ नेक्स्ट ऑन हेड ऑफ प्रीवियस, tail of next on head of previous, then last n+1 side taken in opposite order will represent in magnitude and direction the vector sum of the given n vectors। इस तरीके से हो जाएगा। तो इस पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन बताता हूँ, अभी 2019 में जेईई एडवांस में पूछा है, बड़ा आसान। उसमें था कि एक फिगर बना हुआ है कि एक वेक्टर तो ये है, इसका नाम है P, और एक वेक्टर इधर है, इसका नाम है Q। तो ये वेक्टर कौन सा होगा बताओ, इसका क्या नाम होगा, कितना होगा ये, Q माइनस P होगा कि नहीं। अरे दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, है ना। अब इसकी जो भी लेंथ है r की, उसको अपन ने इस प्रकार से डिवाइड किया कि ये जो है ना ये b टाइम्स r है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक
ये बाकी बचा 1 माइनस बी टाइम्स आर है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर ये जो वेक्टर आके टर्मिनेट हो रहा है एस, इसको कैसे लिख सकते हैं? और 4 ऑप्शन दिए थे, जैसे कि P प्लस बी क्यू 1 माइनस बी टाइम्स P प्लस बी क्यू बी पी प्लस 1 माइनस बी क्यू, इस टाइप से 4 ऑप्शन दिए थे। तो देखिए इस ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया जाए तो दिस साइड P प्लस दिस बी आर इज इक्वल टू एस, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये S क्या है, ये है P प्लस बी आर, तो P प्लस बी टाइम्स आर, आर क्या है Q माइनस पी। बस अगली स्टेप में P को एक तरफ इकट्ठा कर लो तो ये जाएगा 1 माइनस बी इंटू पी प्लस बी इंटू क्यू। तो मेरा ये वाला आंसर सही हो गया। ये एडवांस में पूछा, बताओ आप मैथमेटिक्स वालों से, ये तो नीट वाला बच्चे ही कर देगा हमारा। इसके बाद ट्रायंगल रूल में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर 3 वेक्टर हैं, A जिसका मैग्नीट्यूड है 3, B जिसका मैग्नीट्यूड है 4 और C जिसका मैग्नीट्यूड है 5, तो आपको बताना है एंगल बिटवीन B एंड C इफ वेक्टर A प्लस B प्लस C इक्वल टू नल वेक्टर हो। तो 3, 4, 5 का सम 0 हो रहा है, मतलब 3 मीटर यूं गया, 4 मीटर यूं गया और 5 मीटर यूं गया, तो वापस वहीं पहुंच गया जहां से वो चला था। तो इस प्रकार से ये वेक्टर ए बी सी रिप्रेजेंट होगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बी और सी के बीच में एंगल, मतलब 4 और 5 के बीच में एंगल, तो इसको हेड को थोड़ा ऊपर खसकाओ इसके, तो ये दोनों टेल टू टेल बन जाएंगे, टेल टू टेल बन जाएंगे। ये एंगल कितना है 37, तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 37 मतलब 143। तो आंसर क्या होगा 143। तो आपको ऐसा ट्रायंगल बनाने आना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो इस तरह से ट्रायंगल रूल से एक फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। एक क्वेश्चन और बताता हूं कि 2 वेक्टर है ए और बी, उनका अगर सम करते हैं ना तो उसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर आता है और ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर है। तो बताओ एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? तो कैसे करेंगे? तो जितना ए है उतना ही बी है और उन दोनों का सम करेंगे तो ये आएगा ए प्लस बी, उतना ये है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ये ए, ये बी और ये ए प्लस बी, और तीनों का सम क्या हो गया 0। कैसे सम 0 कैसे हुआ? सम 0 थोड़ी दिया है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए है और ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब ए और बी के बीच में एंगल बताओ। तो ए को आगे खसका दो, ए और बी को टेल टू टेल कर दो, ये 60 है तो ये कितना होगा 120। तो आंसर कितना होगा 120 डिग्री ए और बी के बीच का एंगल। 3 फोर्सेस हैं ए बी सी, तीनों का सम है 0। 3 इक्वल फोर्सेस हैं, 3 इक्वल फोर्सेस हैं एफ एफ एफ, और उनका वेक्टर सम है 0। तो हर एक के बीच में एंगल कितना आता है 120 120 120 आता ना। तो इसको जब अपन ट्रायंगल रूल से बताएंगे तो ये पहला वेक्टर कैसा है, दूसरा कैसा है और तीसरा कैसा है, तो ये क्या बन जाता है पता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है।
ये वाला पहला मान लो, तो ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो इनके बीच में एंगल जब निकालोगे, इस ये 60 है, तो इसको आगे बढ़ाओगे तो ये कितना आएगा 120। इसके और इसके बीच में एंगल 120 आ गया। ऐसे फिगर बनाते आना चाहिए ट्रायंगल रूल का। पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, हाँ भाई ये भी बड़े काम की चीज़ है, बहुत बार पढ़ा इसको। ये क्या कहता है कि दो वेक्टर का सम करना हो तो उनको, जिनके बीच में एंगल थीटा है, क्या करेंगे, ऐसे पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के रूप में अपन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बताएंगे। तो ये जो डायगोनल होगा, दो डायगोनल हो सकते हैं, ये वाला डायगोनल विच इज़ को इनिशियल विद द गिवन वेक्टर, ये उसका रिजल्टेंट P प्लस Q दे देगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। If two vectors to be added are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, then their vector sum is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram which is co-initial with the given vectors. अब r की वैल्यू कितनी होती है, r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा होती है ना। r की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, p प्लस क्यू, जब उनके बीच में एंगल कितना हो 0, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है मॉड p माइनस क्यू, जब उनके बीच में एंगल कितना हो पाई। तो एंगल पे डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछा कि मान लो कि विच सेट ऑफ वेक्टर्स कैन गिव 0 रिजल्टेंट। और आपको ऑप्शन दिया 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 8, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 11, 1, 3, 5, 20। ऐसे 2 वेक्टर, 3 वेक्टर या 4 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, डायरेक्शन आप चूज कर सकते हो। तो कौन दे सकता है 0 रिजल्टेंट, उनका वेक्टर सम 0 हो जाए। तो देखो अगर 2 वेक्टर होंगे ना तो वो तो इक्वल अपोजिट होना चाहिए, तभी उनका सम 0 आएगा। अगर वो डायरेक्शन अपन ने अलग कर ली तो उसका सम 0 नहीं आएगा। तो ये नहीं दे सकता, ये बिल्कुल दे सकता है अगर अपोजिटली डायरेक्टेड हो तो। अब ये इसका क्या करेंगे, तो ये 3, 4, 5 जितना भी आपको वेक्टर दिया हो तो उसमें ऐसा करना कि सबसे छोटे वाले वेक्टर पकड़ना, उनका सम सबसे बड़े वाले के बराबर या ज़्यादा आता हो तो वो बैलेंस किया जा सकेगा। तो यहाँ 5 और 6 का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम कितना आ सकता है, 11 तक आ सकता है और मिनिमम 1। तो 1 से लेकर 11 तक कुछ भी हम इसका रिजल्टेंट ला सकते हैं, तो 7 भी ला सकते हैं बस। तो 5 और 6 को कुछ इस प्रकार लगाएंगे कि उसका रिजल्टेंट इधर 7 आ जाए, जो कि हमारे तीसरे वेक्टर इस 7 के इक्वल अपोजिट हो। तो जब तीनों को लगाओगे 5, 6, 7 को, तो रिजल्टेंट क्या होगा 0। इस तरीके की बात। 1, 3, 8, तो 1 और 3 छोटे वाले मिलकर मैक्सिमम कितना दे सकते हैं 4। तो क्या वो 8 को बैलेंस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि उसका सम 8 या 8 से ज़्यादा नहीं है। तो इसमें 0 रिजल्टेंट नहीं आएगा। इसमें तो साहब मैक्सिमम 6 तक अपन जनरेट कर सकते हैं, तो 2 तो कर ही सकते हैं, तो इसमें 0 हो जाएगा। कैसे 2 करेंगे, तो 3 वेक्टर को ऐसे लगा दो, ऐसे 2, 2, 2, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा 2, और वो चौथे वाले 2 को बैलेंस कर लेगा। 3, 4, 5, 11, तो ये टोटल कितना हो रहा है 3 + 4 + 5 = 12। 11 से ज़्यादा है तो ये भी 0 दे सकता है, पर ये 0 नहीं दे सकता क्योंकि इसका टोटल सम कितना हो रहा है 9, जो कि 20 से कम है। इक्वल या ज़्यादा हो तब 0 रिजल्टेंट आ सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पैरेललोग्राम रूल पर आ जाता है। एक और क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है पैरेललोग्राम का, कि इफ़ 2 वेक्टर्स
magnitude of one is double of other, are acting at some unknown angle theta such that their resultant is perpendicular to the smaller of the two vectors, then find angle between them. क्या बोला कि if two vectors magnitude of one is double of other are acting at some unknown angle theta such that their resultant is perpendicular to the smaller of the vectors, then find angle theta, unknown angle theta between given vectors. तो ये P है, ये 2P है, तो ये भी 2P होगा, ये भी तो Q वेक्टर ही है, तो ये एंगल कितना होगा अल्फ़ा, तो मैं लिखूंगा cos अल्फ़ा इज इक्वल टू इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो मुझे क्या मिला अल्फ़ा कितना 60 डिग्री, तो ये अगर 60 है तो ये एंगल कितना होगा, ये तो थीटा है, ये तो 120 हो गया ना, अगर अल्फ़ा 60 है तो ये थीटा, सोचो ये अल्फ़ा है ये थीटा है, तो आंसर थीटा कितना हो गया 120। या इसको अगर फार्मूला लगा के करना है, फार्मूला लगा के करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाएगा, उसके बजाय तो फिगर बना के करना आसान होगा, लेकिन फिगर नहीं बनी तो फार्मूला लगा लेना। कौन सा, वो 90 डिग्री बताया है, ये एंगल 90 डिग्री बताया है, तो वो फार्मूला नहीं होता है tan अल्फ़ा किसके साथ एंगल रिजल्टेंट बना रहा है P के साथ, तो ये Q साइन थीटा Q कॉस थीटा, तो ये है 90 डिग्री एंगल रिजल्टेंट का छोटे वाले P के साथ, बड़ा वाला कितना है 2P, और ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा। अब tan 90 कितना होता है इन्फानाइट, तो ये डिनोमिनेटर क्या होगा 0, डिनोमिनेटर अगर 0 है तो बताओ थीटा कितना होगा, तो इस P को इधर शिफ्ट करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ऐसे भी ला सकते हो, ठीक बात। अगला क्वेश्चन देखो पैरेललोग्राम पर, कि अगर दो वेक्टर हैं A और B और उनका सम निकाला A प्लस बी या डिफरेंस निकाला A माइनस बी, वो इक्वल आ रहा है, A प्लस बी और A माइनस बी इक्वल आ रहा है, तो बताओ इससे क्या इन्फरेंस निकल रहा है, बताओ इससे क्या इन्फरेंस निकल रहा है कि B नल वेक्टर है, क्यों, क्योंकि उसको ऐड करा A में या सब्ट्रैक्ट करा A में से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, A से कैंसिल हो गया तो 2B इक्वल टू नल वेक्टर आया, तो B इक्वल टू नल वेक्टर आया, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन सोचो कि अगर A प्लस बी का मैग्नीट्यूड A माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तब आप क्या कह सकते हो, तब आप क्या कह सकते हो, तो देखो A प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो A प्लस बी का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है A प्लस बी में मॉड ऑफ A प्लस बी में मॉड ऑफ A प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको अगर ऐसे लिख दें अपन cos 0, तो इसका मतलब ये होगा कि A प्लस बी नाम का जो वेक्टर है ना, उसका डॉट प्रोडक्ट A प्लस बी नाम के वेक्टर के साथ अगर निकालें तो ये मॉड A प्लस बी ऐसा आ जाएगा। जैसे मनी इसको C मान लो, तो C डॉट C निकालोगे तो क्या आएगा, C cos 0 मतलब C स्क्वायर, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं A डॉट A मतलब A स्क्वायर प्लस B डॉट B यानी B स्क्वायर प्लस A डॉट B प्लस B डॉट A, और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो 2A डॉट B ऐसा हो जाएगा। और माइनस साइन अगर होता तो
तो a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो ये a माइनस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना टुगेदर, उसको ऐसे भी लिखते हैं, इस चीज़ को a प्लस बी का स्क्वायर ऐसा भी लिखते हैं। तो ये कितना आएगा, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। ठीक है, तो मैंने कहा कि a प्लस बी जो है वो a माइनस बी के बराबर है, तो क्या इन्फ्रेंस निकलता है, तो इसका मतलब ये होगा कि a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर a माइनस बी के मॉड के स्क्वायर के बराबर है। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। तो ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, क्या आया 4a डॉट बी इज इक्वल टू 0। स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट, तो a डॉट बी 0 अगर है तो इसका मतलब a जो है वो b के साथ 90 डिग्री के एंगल पर है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ, ये a है, ये b है, इसका वेक्टर सम करेंगे तो ये आएगा a प्लस बी, और a में माइनस बी को ऐड करेंगे तो ये आएगा a प्लस माइनस बी, यानी a माइनस बी। समझ गए, a में b को जोड़ेंगे तो ये आएगा a प्लस बी, और a में माइनस बी को जोड़ेंगे तो ये आएगा a माइनस बी वेक्टर। तो ये हाइपोटेन्यूज है ऊपर वाले ट्रायंगल की, ये हाइपोटेन्यूज है नीचे वाले ट्रायंगल की, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। ये तभी संभव है जब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। तो ये सब कहानी है वेक्टर की। इतना सुनने के बाद अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए और कुछ क्वेश्चन लगाइए, और फिर मुझे कमेंट में बताना कि क्या चीज़ आपको इसमें कम लग रही है, उसको मैं अगले लेक्चर में और इनकॉर्पोरेट कर लूँगा। यूँ तो ये बहुत लंबा चैप्टर होता है वेक्टर, ढेरों क्वेश्चन होते हैं। थैंक यू।